हाँ भाई, शुरू करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोग सुने होंगे आजकल इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन इतना हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर लोग क्या बोलते हैं ना, क्या बोला जाता है, अब एक ही रास्ता क्या बचा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे तभी कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, पता चलेगा कौन सस्पेक्टेड है, किसने क्राइम किया है। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर रहेगा वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे रहेगा। ठीक है, बात 1984 की। ठीक है, एलिक जेफरीज सर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में उस टाइम पे बताया। 1984 की बात है, उस टाइम पे उनको ये पता भी नहीं था कि जिस चीज़ के बारे में वो बताने जा रहे हैं आने वाले कुछ सालों के बाद ये कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक, क्राइम डिटेक्शन में और अदर बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर एक दो ह्यूमन के बीच की सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, उनके बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करना है, कोई क्राइम कर दिया उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है या सस्पेक्टेड पर्सन को फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया, ठीक, अब क्राइम करने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ा बहुत सैंपल उसके बॉडी का वहाँ पे रह जाता है। अब वो सैंपल ब्लड के फॉर्म में भी हो सकता है, अरे गया लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कहीं कट खरोच वरोच आ गया, ब्लड का सैंपल से क्या होता है, ब्लड का सैंपल वहाँ रह गया बाई चांस उसने स्पिट किया वहाँ पे, थूका वगैरह, ठीक है, तुम्हारा सलाइवा भी उसका छूट गया। इसके अलावा वहाँ पे जा रहा है, उसका हेयर है, बाल है, टूट के गिर गया, उसे क्या पता कि उसका बाल टूट के गिर गया, वो भी क्या होता है, क्राइम सीन पे क्या होगा, छोड़ के चला आएगा। अब जब फॉरेंसिक में क्या होता है, फॉरेंसिक लैब में रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और जब क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो वहाँ पे कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का कि कोई हेयर का सैंपल मिल जाए, क्लियर, ब्लड का सैंपल मिल जाए, कहीं पे कुछ अदर स्किन मिल जाए। होता क्या है, क्राइम सीन से मर्डर वगैरह हुआ, ठीक है, जिसका मर्डर हो रहा है, अब किसी का मर्डर हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं आओ भैया हमारा मर्डर कर दो, वो भी हाथ पैर चलाएगा, खरोच वरोच लगेगा। हो सकता है कि जब उसने उसके नाखून के बीच में क्या हुआ, जब उसने हाथ पैर चलाया हो तो जो क्रिमिनल रहा हो उसका स्किन क्या है, जिसका मर्डर हुआ उसके नाखून के बीच में आ जाए, तो ये भी चेक किया जाता है। इसके अलावा सलाइवा, हो सकता है कि जो क्रिमिनल रहा हो वहाँ पर थूका हो, ठीक है, तो सलाइवा पड़ा हो, वहाँ से भी सैंपल को कलेक्ट किया था। अब क्या होगा कि उस सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में उसी से डीएनए आइसोलेट करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस होगा, उसका हम समझते हैं, क्लियर। अच्छा, एक बात और बताते हैं, डीएनए जो होता है हर एक इंसान का 99.9% क्या रहता है, सेम। डीएनए 99.9% हर एक इंडिविजुअल का, हर एक इंसान का क्या है, सेम है। सिर्फ 0.1% का ही चेंजमेंट है, डिफरेंस है। कितने का, सिर्फ 0.1% का। अच्छा, 0.1% डिफरेंस होने की वजह से ही हम लोग कैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, हमारा बिहेवियर भी थोड़ा अलग होता है, नेचर भी थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा क्या है कि यही 0.1% का ही पूरा खेल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्लियर। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाने वाले नहीं हैं, पहले से ही हम बता दें, बहुत डिटेल में जाने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक जनरल लैंग्वेज में ही बात करने वाले हैं इसके बारे में, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। वहाँ पे पीसीआर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ शॉर्ट में और पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझते हैं। चलिए, तो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मान लेते हैं कोई एक क्राइम सीन है, क्राइम सीन, इस क्राइम सीन पे क्या होगा कि जिसने भी क्राइम किया उसका कोई सैंपल, अब सैंपल क्या हो सकता है, हेयर हो सकता है, ठीक है, सलाइवा हो सकता है, ठीक, ब्लड हो सकता है, स्किन हो सकता है, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल के बॉडी का वो पार्ट जो क्राइम सीन पे मिल जाए वही सैंपल, क्लियर, उसी को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, अब ये सैंपल लेने के बाद में क्या किया जाएगा, इसको कलेक्ट किया जाएगा। क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करेंगे, इस सैंपल को क्या करेंगे, कलेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, सैंपल कलेक्शन। क्या बोलेंगे, सैंपल कलेक्शन। अब ये सैंपल कलेक्शन जो हमको क्राइम सीन से मिला, ठीक, क्लियर, इस सैंपल कलेक्शन से क्या करेंगे, हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। हमको मालूम है, समझते हैं रफली, हमको मालूम है सेल होता है, क्लियर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पे ही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनए। तो अब ऐसे तो डीएनए को हम लोग यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा, क्रोमोसोम को हम आइसोलेट करेंगे, इसीलिए इसको बोले डीएनए आइसोलेशन,
ठीक है। अब डीएनए को जब यहाँ से आइसोलेट कर लेंगे, मान लेते हैं ये हमने क्रोमोसोम को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। क्या किया हमने, डीएनए को यहाँ से क्रोमोसोम को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। अब इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में यहाँ से बहुत सारे केमिकल्स यूज, कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, डिफरेंट सेल में सी टैप वगैरह यूज होता है, उसके बारे में डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। क्लियर। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में क्या होगा कि बाय द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम को क्या करेंगे, कट कर देंगे और छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, इनको ब्रेक कर देंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को छोटे छोटे बैंड में क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक होने के बाद में अब इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे डीएनए का सैंपल ज़्यादा था, तो अब जब ब्रेक हो जाएगा तो डीएनए का सैंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। इसी डीएनए के सैंपल को क्या करेंगे हम लोग, एम्पलीफाई करेंगे बाय द यूज ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें जो मशीन यूज करते हैं, थर्मोसाइक्लर यूज करते हैं, या थर्मोसाइक्लिंग भी बोलते हैं उसको। डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, डीएनए का एम्पलीफिकेशन होता है। डीएनए का एम्पलीफिकेशन का मतलब ये नहीं कि डीएनए बहुत बड़ा बैंड बनता चला गया। डीएनए का एम्पलीफिकेशन का मतलब यही है यहाँ पे कि डीएनए पे यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे ATGCAT ये सीक्वेंस है डीएनए में, क्या है, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। तो क्या होगा कि यही सेम सीक्वेंस को क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। क्लियर। इससे क्या होगा कि अभी हमारे पास इतना ही सीक्वेंस है, अब हम आगे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। हमने पीसीआर नहीं कराया, यहाँ से आइसोलेट करने के बाद में हमने आगे का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया और परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आगे का जो प्रोसीजर है वो कहीं पे खराब हो जाए, हमको रिजल्ट ना मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा सारा प्रोसेस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पलीफाई कर लेंगे, ताकि हमें अगर फर्दर जरूरत पड़े तो हमारे पास ऑलरेडी डीएनए का सैंपल हो। क्लियर। अब इसको एम्पलीफाई करने के बाद में क्या करेंगे, इसको अब एम्पलीफिकेशन करेंगे। एम्पलीफिकेशन किसकी हेल्प से, पीसीआर की हेल्प से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसको जब एम्पलीफिकेशन हम कर देंगे, एम्पलीफिकेशन करने के बाद में क्या करना पड़ेगा हमको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल बनाया जाता है, एगारोस जेल। रफली बता रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि पूरा सब चीज़ यहाँ पे समझाया जा सके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग से एक लेक्चर इसके लिए डालेंगे, लंबा प्रोसेस होता है, 20 से 25 मिनट लगेगा। इसमें होगा क्या कि बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। क्या करते हैं कि अभी एम्पलीफाई करने के बाद में हमको जो डीएनए मिला, जो सैंपल, जो हमको यहाँ पे डीएनए का सैंपल मिला, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लोडिंग कर देंगे। उसका क्या करेंगे, यहाँ पे लोडिंग कर देंगे। लोडिंग करने के बाद में ये माइनस प्लस हमने क्या बनाया, 2 टर्मिनल हैं। ठीक है, ये 2 टर्मिनल हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल। होगा क्या, डीएनए है, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये जो डीएनए इसके अंदर सैंपल में हमने वेल्स में कलेक्ट किया है, लोडिंग किया, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। ये जब मूव करेगा तो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ये डिफरेंट पोजीशन पे कलेक्ट हो जाएंगे। मूव करते हुए ये अलग अलग पोजीशन पे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। किसमें, एगारोस जेल पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है। अब जब यहाँ पे कलेक्ट हो गया, अब हमको दिख रहा है कि ये डीएनए के बैंड है। ये क्या है, डीएनए के बैंड है। अब आगे इसमें क्या प्रोसेस करेंगे कि नायलॉन का मेम्ब्रेन लेंगे। नायलॉन का मेम्ब्रेन क्या करेंगे, यहाँ पे नायलॉन मेम्ब्रेन। इस नायलॉन मेम्ब्रेन को इसके ऊपर कवर किया जाएगा, और जो डीएनए के बैंड्स यहाँ पे हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, नायलॉन के मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ गए, नायलॉन के मेम्ब्रेन पे आ गए। अब इस नायलॉन के मेम्ब्रेन पे जो बैंड आए हैं, दिखाते हैं। इस नायलॉन के मेम्ब्रेन पे ये जो बैंड आए हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये बैंड है। क्लियर। नायलॉन के मेम्ब्रेन पे अब ये जो बैंड आए हैं, नायलॉन के मेम्ब्रेन पे क्यों ले रहे हैं, अभी इनको हमें क्या करना है, विजुलाइज करना, हमको देखना है कि बैंड एक्चुअल में कैसे हैं, ये बैंड एक्चुअल में कैसे हैं। इसीलिए इसको नायलॉन के मेम्ब्रेन में ले रहे हैं। और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसमें डीएनए
को मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए प्रोब को मिक्स करेंगे। डीएनए प्रोब क्या होता है? नई चीज़ आ गई, कुछ नहीं है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, क्लियर। उसमें क्या करते हैं हम? आइसोटोप्स को यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स जो होते हैं उसको यूज करते हैं डीएनए के साथ में, डीएनए के छोटे फ्रेगमेंट्स के साथ में। और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होता है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में जाके क्या करता है? बाइंड कर लेता है। किसके साथ में? क्या? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में। अब इसके साथ में जाके जब बाइंड कर जाएगा ये डीएनए प्रोब, मान लेते हैं कि ये डीएनए प्रोब है, ये जाके यहाँ पे क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। क्या क्या? कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में जाके बाइंड कर दिया। अच्छा, जरूरी है सारे के साथ बाइंड करें? नहीं, सारे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते। इसके बाद क्या करेंगे? इसको वास्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको वास्ट कर लेंगे। वास्ट आउट एक्स्ट्रा डीएनए। वास्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। एक्स्ट्रा डीएनए के हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से हट जाएंगे। तो अब इस बैंड पे, इस नायलॉन के जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या होगा? नायलॉन के मेम्ब्रेन पे एक्स्ट्रा डीएनए जो है वो हट जाएंगे और मेम्ब्रेन पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ही रहेगा। ऑक्सीन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। क्लियर? क्लियर? अब नायलॉन का मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा दिखाई देगा। अब इस नायलॉन के मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? बाय द यूज ऑफ एक्स रेज। किसके यूज से? एक्स रेज। एक्स रेज के यूज से क्या करेंगे? इसको हम विजुलाइज करेंगे और विजुलाइज करने के बाद में हमको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि इस पे जो डीएनए के बैंड हैं वो ऐसे हैं। क्लियर? हमको क्या मिल गया? डीएनए का बैंड, कि डीएनए के बैंड ऐसे इस तरह से अरेंज हैं। क्लियर? अच्छा, तो पता कैसे करेंगे सर कि किसने क्राइम किया? अब हमको क्राइम सीन से जो हमको सैंपल मिला, उस सैंपल के थ्रू तो हमने ये डीएनए के बैंड पता कर लिए। अब हमको जिस पे सस्पेक्ट है, जो सस्पेक्टेड पर्सन है, उसका सैंपल लेंगे। मान लेते हैं एक ये पर्सन ए एंड पर्सन बी। क्लियर? हमें इन दोनों पे डाउट है कि इन्होंने क्राइम किया है। हम क्या करेंगे? इनको बुलाएंगे, इनकी बॉडी से सैंपल लेंगे। अब वो सैंपल हेयर का भी ले सकते हैं, ब्लड का भी ले सकते हैं, स्लाइवा का भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो सैंपल यूज किया जाता है मोस्ट एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि रिजल्ट जो आए वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, उसके लिए बक्कल स्वैब का यूज किया जाता है। बक्कल स्वैब क्या होता है? बक्कल स्वैब जो ये चेक होता है इसके इनर साइड से स्वैब को लेते हैं और स्वैब को यहाँ पे इनर साइड से स्किन से क्या करेंगे? उसको वहाँ पे टच करेंगे और वहाँ से सैंपल ले लिया जाएगा। जब स्वैब को निकाला जाएगा तो ध्यान दिया था कि टीथ से या फिर टंग से या किसी अदर लेफ्ट साइड से या किसी अदर साइड से वो टच ना हो, ठीक, ताकि वो कंटामिनेंट ना हो पाए। उसके बाद उस सैंपल को लेके और अभी जो हमने पूरा प्रोसेस बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसी को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद में क्या होगा? हमको एक रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? हमको क्या मिलेगा? एक रिजल्ट मिलेगा। मान लिए सैंपल ए का रिजल्ट आया, ये ठीक है, सैंपल ए जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका रिजल्ट आया ये। अच्छा, सस्पेक्टेड पर्सन दूसरा जो है उसका रिजल्ट कुछ यूँ आया। ठीक, सस्पेक्टेड पर्सन ए का रिजल्ट ये, सस्पेक्टेड पर्सन बी का रिजल्ट ये रिजल्ट कैसे आया? अभी हमने सारा प्रोसेस जो करके दिखाया यहाँ पे, क्या किया? सैंपल लिया, फिर सैंपल लेने के बाद में उसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या किया हमने? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में पीसीआर किया, पीसीआर मेथड्स यूज किया। पीसीआर मेथड्स के बाद में क्या किया हमने? उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, रन कराया डीएनए बैंड को। डीएनए बैंड जब जेल में अरेंज हो गए नायलॉन शीट पे, क्या किया? नायलॉन मेम्ब्रेन पे उसको हमने आइसोलेट कर लिया। नायलॉन मेम्ब्रेन पे जब आ गए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग करने के बाद में क्या किया? उसमें हमने डीएनए प्रोब को लगाने के बाद में एक्सरे के यूज से हमने क्या किया? इसको विजुलाइज कर लिया। अब जब ऐसे ही सारा प्रोसेस कर लेंगे, ए के साथ भी कर लेंगे, बी के साथ भी कर लेंगे, मान लेते हैं और भी बहुत सारे सस्पेक्टेड पर्सन है, सबका डीएनए सैंपल लेके और इसी तरह से
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी और ये रिजल्ट जो मेरा फिर क्या करेंगे, इनको मैच कराएंगे। क्या करेंगे, इनको मैच कराएंगे। जब इन्हें इनसे मैच कराएंगे, ठीक है, ये कौन सा सैंपल है, ये कौन सा रिजल्ट है, ये उसका रिजल्ट है जो सैंपल हमको मिला था कहाँ से, क्राइम सीन से। कहाँ से मिला था, ये क्राइम सीन से। क्लियर। अब जब इससे मैच कराएंगे सस्पेक्टेड पर्सन से, सस्पेक्टेड पर्सन 1, सस्पेक्टेड पर्सन 2, इनसे जब मैच कराएंगे तो देखो फर्स्ट से कहीं मैच कर रहा है, फर्स्ट से मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई इसका डीएनए देखो कहाँ कहाँ है और इसका डीएनए डिफरेंट पोजीशन पे है। इसका मतलब जो सस्पेक्टेड पर्सन फर्स्ट है उसने क्राइम नहीं किया है, और सस्पेक्टेड पर्सन बी जो है सेकंड जो है उसका डीएनए बैंड जब मैच करा रहे हैं तो देख रहे हैं कि डीएनए का जो पोजीशन है वो सेम ही है। डीएनए का पोजीशन जो है वो क्या है, सेम है। इससे ये पता चल गया कि जो सेकंड पर्सन है, पर्सन बी, इसी ने ही क्या किया, क्राइम किया। आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है और बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, 1984 में इसकी खोज हुई थी। हाँ, ये बात अलग है, 1984 में जब इसकी खोज हुई उस टाइम पे इस मेथड को यूज़ तो किया गया, लेकिन इसमें जो पीसीआर मेथड है, बीच में टेक्नोलॉजी है ना, पीसीआर टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करके आरएफएलपी को यूज किया गया था, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, उस टेक्निक को उस टाइम में यूज किया गया था। आज के टाइम में क्या होता है कि रियल टाइम पीसीआर को भी यूज किया जाता है और पीसीआर मेथड को भी यूज किया जाता है, बट मोस्टली पीसीआर मेथड को ही प्रीफर किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।